तो अगस्त 2022 का महीना था। न्यूयॉर्क का एक बहुत ही मशहूर ऑक्शन हाउस है, बॉनहम्स। वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और तभी एक मूर्ति नीलामी के लिए पेश की जाती है। और वो कोई आम मूर्ति नहीं थी। बिल्कुल नहीं। तांबे की मिश्र धातु से बनी देवी पार्वती की एक मूर्ति थी। मतलब मुश्किल से 2 फीट लंबी होगी, लेकिन जैसे ही बोलियां लगनी शुरू हुई ना, देखते ही देखते उस छोटी सी मूर्ति की कीमत 1.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अरे बाप रे, 1.7 करोड़। हाँ, अब एक आम इंसान की नज़र से देखें तो ये सिर्फ एक सुंदर और महंगी कलाकृति है। लेकिन आज हम इसे एक इतिहासकार की नज़र से देखने वाले, क्योंकि स्रोत में जो कहानी दी गई है ना, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जैसे सोनिया नाम की एक लड़की को गर्मियों की छुट्टियों में एक पुरानी संदूक मिलती है, जिसमें पुराने सिक्के और तस्वीरें होती हैं। और वो संदूक उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। एकदम सही। तो इतिहास भी ना बिल्कुल उस पुरानी संदूक की तरह ही है। ये सिर्फ तारीखें रटने का विषय नहीं है, बल्कि हमारे अतीत के रहस्यों को खोलने की चाबी है। और वो चोल मूर्ति एक हार्ड ड्राइव की तरह है। हार्ड ड्राइव मतलब कैसे? मतलब एक ऐसी हार्ड ड्राइव जिसमें 1000 साल पुराने चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, उनके व्यापार के रास्ते, उनकी तकनीक और यहाँ तक कि उस समय के मौसम के राज दबे हुए हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी हार्ड ड्राइव को डिकोड करना है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और ये डिकोडिंग ही दरअसल इतिहास का असली काम है। स्कूलों में अक्सर लगता है ना कि इतिहास बस युद्धों और राजाओं की जन्म तिथियों को रटने का नाम है। हाँ, वो तो है। बहुत बोरिंग लगता है कभी-कभी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के उस बुनियादी अध्याय की गहराइयों में जाएंगे जो ये तय करता है कि इतिहास को एक विज्ञान की तरह कैसे पढ़ा जाए। मतलब हम समझेंगे कि समय की गणना कैसे होती है, जमीन के नीचे दबे सबूतों से पूरी कहानी कैसे बुनी जाती है। और शायद भूगोल के बारे में भी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे किसी जगह का भूगोल, वहाँ के पहाड़, नदियाँ और हवाएं, वहाँ रहने वाले लोगों की किस्मत तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अगर उसी 1,70,00,000 वाली चोल मूर्ति की बात करें, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस काल की है। सही कहा। तो इतिहासकारों के अनुसार वो मूर्ति 850 सीई से लेकर 1279 सीई के बीच की है। अब मुझे ये बताइए, ये सीई क्या है? इतिहास में तो हमने ज्यादातर बीसी और एडी के बारे में ही पढ़ा है। देखिए, यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि समय को मापने का जो गणित है ना, वो बिल्कुल नहीं बदला है। अच्छा, हाँ, बस समय को देखने का नजरिया बदल गया है। मतलब पूरी दुनिया की घटनाओं को एक ही टाइमलाइन में पिरोने के लिए एक जीरो पॉइंट या केंद्र बिंदु की जरूरत थी। हम्म, ताकि सब एक ही पेज पर हो। एकदम। और वो बिंदु ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया। तो पहले उनके जन्म से पहले के समय को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट कहते थे, और बाद के समय को एडी यानी अन्नु डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईश्वर के वर्ष में। हाँ, ये तो हमने स्कूलों में रटा हुआ है। लेकिन अब आधुनिक इतिहासकार बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा और एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ एक नाम बदलने वाली बात नहीं हो गई? मतलब 0 ईयर तो अभी भी ईसा मसीह का जन्म ही है ना? हाँ, जीरो ईयर वही है। गणित तो बिल्कुल वही है। तो सिर्फ अक्षरों को बदल देने से ये धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। गणित वही है, लेकिन ये बदलाव एकेडमिक जगत में एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश है। सर्वसम्मति मतलब ग्लोबल लेवल पर। बिल्कुल। जब दुनिया भर के अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के इतिहासकार एक ही मंच पर रिसर्च करते हैं ना, तो कॉमन एरा शब्द का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि हम एक साझी वैश्विक टाइमलाइन का उपयोग कर रहे हैं। हम्म, समझ गई। मतलब ये एक तरह का संकेत है कि इतिहास किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का एक साझा मंच है। मतलब ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसी टाइमलाइन के आधार पर इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट दिया गया है ना? हाँ, लेकिन ये विभाजन भी केवल तारीखों के आधार पर नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? जब किसी समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना में कोई बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव आता है ना, तब हम मानते हैं कि एक काल खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। अच्छा, मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलने से सदी नहीं बदलती, समाज का बदलना जरूरी है। एकदम सही।
अगर भारत की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर लगभग 700 सीई तक के समय को प्राचीन इतिहास माना जाता है। फिर 700 सीई से लेकर 1857 सीई तक मध्यकालीन इतिहास का दौर आता है। ये वो समय था जब कई नए राजवंश उभरे, भारी आक्रमण हुए, व्यापार के नए रास्ते खुले। और वो चोल राजवंश जिसकी मूर्ति मिली थी, वो भी इसी मध्यकालीन युग का हिस्सा था ना? बिल्कुल, चोल राजवंश इसी दौर का एक चमकता हुआ सितारा था। और फिर 1857 से लेकर वर्तमान तक हम आधुनिक इतिहास में जी रहे हैं। तो अब एक सवाल आता है दिमाग में। ये बात कैसे पता चली कि चोल काल व्यापार और कला में इतना आगे था? या प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे? उस समय के लोग तो आज जिंदा नहीं है कि हमें आकर बता सके। तो क्या इतिहासकारों ने केवल कुछ पुरानी कहानियों के आधार पर ये सब अनुमान लगा लिया है? अरे नहीं नहीं, अनुमान बिल्कुल नहीं। इतिहास कोई अंदाजा नहीं है। इसे ठोस सबूतों के आधार पर जाना जाता है, जिन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोत मतलब सोर्सेस। हाँ, कोई भी चीज जो हमें अतीत के बारे में जानकारी दे, वो एक स्रोत है। इन्हें मुख्य रूप से दो हिस्सों में रखा जाता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक मतलब प्राइमरी सोर्सेस। हाँ, प्राथमिक स्रोत वो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो सीधे उसी दौर से आते हैं जिस दौर का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि वो न्यूयॉर्क में मिली चोल मूर्ति। एकदम सही। वो मूर्ति, उस समय के ढाले गए सिक्के, पत्थरों और खंभों पर उकेरे गए शिलालेख और भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर हाथ से लिखी गई पांडुलिपियां, ये सब प्राथमिक स्रोत हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि प्राथमिक स्रोत उस इंसान की तरह है जो स्टेडियम में बैठकर लाइव क्रिकेट मैच देख रहा है। बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ना? उसके पास जो जानकारी है वो सीधे ग्राउंड से आ रही है। और जो द्वितीयक स्रोत है वो अगले दिन अखबार में छपी मैच की रिपोर्ट की तरह है, जो किसी और की देखी हुई घटना और उसके विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों के अध्ययन पर आधारित होते हैं। जैसे स्कूलों की किताबें, मैगजीन, न्यूज़पेपर या इतिहास पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? अगर कोई राजा अपने दरबार के किसी कवि से अपने बारे में किताब लिखवाता है, तो जाहिर है वो कवि राजा की तारीफ ही करेगा ना? हाँ, वो तो है। नौकरी जो बचानी है। वही तो, राजा की हार को भी वो उसकी महान रणनीति बता सकता है। तो फिर लिखित प्राथमिक स्रोतों पर हम आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और सच कहूं तो इसी सवाल ने इतिहास के अध्ययन को एक विज्ञान में बदल दिया है। मतलब हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। बिल्कुल। जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं ना, वे अक्सर पक्षपाती हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास अक्सर वही लिखता है जो सत्ता में होता है। जो जीतता है उसी की कहानी छपती है। इसीलिए हमें पुरातात्विक स्रोतों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक राजा अपनी किताब में झूठ बोल सकता है, लेकिन जमीन में दबा हुआ कूड़े का ढेर कभी झूठ नहीं बोलता। एक मिनट, क्या कूड़े का ढेर इतिहास बताता है? अरे बिल्कुल बताता है। सबसे सच्ची कहानी वही बताता है। वो कैसे? मतलब कूड़े से क्या पता चलेगा? जब जमीन की खुदाई होती है ना, तो वहां से आम लोगों के टूटे हुए बर्तन, जानवरों के कंकाल और फेंक दिए गए औजार मिलते हैं। अच्छा, आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें। हाँ, वे हमें असली तस्वीर दिखाते हैं कि आम जनता क्या खा रही थी, उनकी तकनीक कैसी थी और समाज में असल जिंदगी कैसी चल रही थी। राजा के महल से बाहर क्या हो रहा था। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और पता है, एक सिक्का केवल ये नहीं बताता कि राजा कौन था। अगर वो सोने का है तो मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत थी, और अगर उसमें मिलावट है तो सीधा सा मतलब है कि राज्य किसी बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। क्या बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक किताब पढ़ लेना काफी नहीं है। अतीत की इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए विशेषज्ञों की एक पूरी फौज लगती होगी। जी हाँ, और ये विशेषज्ञ किसी जासूस की तरह काम करते हैं, मतलब सच में डिटेक्टिव्स की तरह। तो इस फौज में कौन-कौन शामिल होता है? सबसे पहले आते हैं इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस। प्राचीन ग्रीक विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले घटनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखने की शुरुआत की थी। तो इतिहासकार मुख्य रूप से लिखित रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। हाँ, और फिर वो लोग आते हैं जो जमीन की खुदाई करके सिक्के और बर्तन निकालते हैं। वो पुरातत्वविद होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट्स। सही कहा। पुरातत्वविद भौतिक चीजों और जमीन के नीचे दबी सभ्यताओं की खोज करते हैं। इनके अलावा एक और समूह होता है, मानव विज्ञानी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। उनका क्या काम होता है?
वो भी तो पुरानी चीजें ही देखते हैं। वो केवल पुराने बर्तन नहीं देखते, बल्कि मानव समाज और संस्कृतियों के विकास का अध्ययन करते हैं। मतलब इंसानों के व्यवहार को समझते हैं। हाँ, वे कई बार आज की जनजातियों के रीति रिवाजों को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में इंसान कैसे रहता होगा। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा काम है। और इन सब के बीच एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं अभिलेखापाल, यानी आर्काइविस्ट्स। जो चीजों को संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल, वो इन पुराने और नाजुक दस्तावेजों को सहेजकर सुरक्षित रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उन पर शोध कर सकें। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम व्यापार, हजारों किलोमीटर दूर मिले सिक्कों और शक्तिशाली साम्राज्यों की बात करते हैं, तो ये सब हवा में तो नहीं हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं, जमीन पर हुआ होगा। वही, कोई भी इतिहास किसी ना किसी जमीन पर, किसी खास भूगोल में घटित होता है। मुझे हमेशा लगता है कि भूगोल ना बिल्कुल एक बोर्ड गेम के नक्शे की तरह है। बोर्ड गेम, बहुत ही रोचक तुलना है ना? इंसान केवल वहीं अपना साम्राज्य बना सकता है जहां नदियां उसे पानी देंगी और पहाड़ उसे सुरक्षा देंगे। तो क्या भूगोल वाकई इतिहास को इतना कंट्रोल करता है? 100% कंट्रोल करता है। अगर हम इतिहास के विकास को समझना चाहते हैं ना, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि भूगोल वो अदृश्य हाथ है जो इंसानी सभ्यताओं की दिशा तय करता है। अदृश्य हाथ। हाँ, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो भूगोल केवल ये नहीं बताता कि लोग कहाँ रहते थे, बल्कि ये तय करता है कि वे क्या खाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे और उनका राज्य कितना शक्तिशाली बनेगा। क्या हम भारत के भूगोल को एक केस स्टडी की तरह देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय ने तो हमेशा भारत के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम किया है। दुश्मनों को अंदर नहीं आने दिया। दीवार का काम तो किया, लेकिन इसके प्रभाव सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थे, बहुत गहरे थे। और क्या फायदे हुए? हिमालय ने न सिर्फ मध्य एशिया की जमा देने वाली ठंडी हवाओं को रोका। अच्छा, जिससे मौसम ठीक रहा। हाँ, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान साल भर खेती के अनुकूल बना रहा। और हाँ, उत्तरी सीमाओं को अनगिनत विदेशी आक्रमणकारियों से भी बचाया। पहाड़ों की वो ऊंचाई सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। लेकिन कुछ लोग तो फिर भी आए ना पहाड़ों के रास्ते। हाँ, खैबर और बोलन जैसे कुछ दर्रे थे जिन्हें पासस कहते हैं। उन्होंने एक फनल का काम किया जिनसे होकर कुछ आक्रमणकारी और व्यापारी भारत आए। और जहां पहाड़ नहीं थे वहां रेगिस्तान था, जैसे पश्चिम में थार का रेगिस्तान। वहां कोई ऊंची दीवार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ी भौगोलिक ढाल साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि रेगिस्तान का वातावरण अपने आप में किसी दुश्मन से कम नहीं होता। हाँ, पानी ही नहीं मिलता वहां। बिल्कुल, थार के सूखे और भीषण वातावरण में किसी भी बड़ी सेना के लिए मीलों तक सफर करना एक बुरे सपने जैसा था। रसद और पानी ढोना लगभग नामुमकिन हो जाता था। तो मतलब रेगिस्तान ने भी आक्रमणकारियों को रोक दिया। हाँ, इस कठोर भूगोल ने कई विदेशी हमलावरों को भारत के भीतरी हिस्सों तक पहुंचने से रोक दिया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत तो पानी है। दीवारें और रेगिस्तान अपनी जगह है, लेकिन जीवन तो वहीं पनपा जहां नदियां थीं, है ना? एकदम सही। नदियां सभ्यताओं की धमनियां थीं। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर ही फली फूली, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हाँ, नदियों ने सिर्फ पीने का पानी नहीं दिया, उन्होंने एक सस्ता और तेज यातायात का साधन दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दी, उपजाऊ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। इससे जुड़ा एक पूरा विज्ञान है। भारत के उत्तरी मैदानों का इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, गंगा और यमुना जैसी नदियों ने इन उत्तरी मैदानों को इतनी उपजाऊ मिट्टी दी कि वहां कृषि उत्पादन एकदम चरम पर पहुंच गया। तो जब उपज ज्यादा होती है तो क्या होता है? अरे ये तो एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल चेन रिएक्शन है। मतलब अच्छी जमीन से अनाज मिला, अनाज से खाली समय मिला, और उस खाली समय में लोग लोहार, बढ़ई, व्यापारी या मूर्तिकार बन सकें। एकदम सही पकड़ा आपने। उसी खाली समय और आर्थिक स्थिरता ने कला, संस्कृति, वास्तुकला और विज्ञान को जन्म दिया। वाओ! यही कारण है कि प्राचीन भारत के सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य जैसे मौर्य और गुप्त राजवंश इन्हीं उत्तरी मैदानों में स्थापित हुए और फले फूले। लेकिन उत्तर भारत के मैदानों से अलग दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पठार है ना, मतलब प्लेटो, पथरीली और ऊबड़-खाबड़ जमीन। उसका इतिहास पर क्या असर पड़ा? प्रायद्वीपीय पठार का भूगोल ना बहुत ही अलग तरह की कहानी कहता है। कैसी कहानी? नर्मदा नदी इस पठार को दो हिस्सों में बांटती है।
उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्षिण में दक्कन का पठार। इस पठारी जमीन का सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसकी प्राकृतिक बनावट में इसे उत्तर के विशाल मैदानों से थोड़ा अलग थलग कर दिया था। आइसोलेट कर दिया था। हाँ, और इस अलगाव की वजह से उत्तर भारत में हो रहे लगातार आक्रमणों और राजनीतिक उथल-पुथल का असर दक्षिण पर बहुत कम पड़ा। अच्छा, तो वो लोग शांति से अपना विकास कर पाए। बिल्कुल। इसी स्थिरता का फायदा उठाकर पल्लव, चालुक्य और चोल जैसे राजवंशों ने बिना किसी बड़ी बाहरी बाधा के लंबे समय तक राज किया और अपनी एक अनूठी संस्कृति विकसित की। और उत्तर भारत के साम्राज्यों के पास जो नहीं था, वो इन दक्षिण भारतीय साम्राज्यों के पास था, महासागर और लंबी तटरेखा। जी हाँ, हिंद महासागर, भारत की इस लंबी कोस्टलाइन ने प्राचीन राज्यों को अथाह संपत्ति दी। तो वो समंदर के रास्ते व्यापार करते थे। हाँ, दक्षिण भारत के बंदरगाहों ने चोल और अन्य साम्राज्यों को सीधे रोम, मिस्र, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ पानी का महत्व नहीं था। तो और क्या था? असली ताकत थी हवाओं की समझ। मानसूनी हवाएं। मैंने कहीं पढ़ा है कि नाविकों ने ये समझ लिया था कि हवाओं की दिशा कैसे काम करती है। सही कहा। अरब सागर में मानसूनी हवाओं की दिशा साल के अलग-अलग मौसम में बदलती है। इन साम्राज्यों और व्यापारियों ने इस प्राकृतिक चक्र को डिकोड कर लिया था। तो वो हवाओं के हिसाब से अपनी यात्रा तय करते थे। हाँ, हवाएं एक मौसम में बड़े-बड़े जहाज़ों को अफ्रीका और रोम से भारत की तरफ धकेलती थीं और दूसरे मौसम में वही हवाएं उन्हें वापस ले जाती थीं। स्मार्ट। बहुत स्मार्ट। इसी भौगोलिक समझ ने व्यापार को इतना तेज और मुनाफेदार बना दिया कि चोल साम्राज्य के पास अथाह दौलत और तांबे जैसी महंगी धातुएं आ गई। अरे वाह, अब मुझे ना सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम शुरुआत में जिक्र की गई उस 1.7 करोड़ रुपए वाली चोल मूर्ति को वापस इस पूरे ढांचे में फिट करें तो एक पूरी कहानी सामने आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। तो अब आप उस मूर्ति को किस तरह से देखती हैं? मैं इसे एक प्राथमिक पुरातात्विक स्रोत के रूप में देखती हूँ। ये मूर्ति हमें बताती है कि 850 सीई के मध्यकालीन युग में एक साम्राज्य ऐसा था जिसके पास बेहतरीन धातु विज्ञान की समझ थी। बहुत अच्छे। और उनके पास ये समझ और पैसा इसलिए था क्योंकि उन्हें प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक सुरक्षा मिली हुई थी और उन्होंने हिंद महासागर की मानसूनी हवाओं के जरिए दुनिया भर से व्यापार किया था। मतलब समय रेखा, सबूत और भूगोल तीनों एक ही मूर्ति में समाये हुए हैं। बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने। यही बात हमारे सुनने वालों को भी समझनी है कि समय, स्रोत और भूगोल ये तीनों अलग-अलग डिब्बों में बंद विषय नहीं हैं। सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, ये तीनों मिलकर ही इतिहास की मशीन को चलाते हैं। अगर इनमें से एक भी पुर्जा निकाल दिया जाए ना तो इतिहास की समझ बिल्कुल अधूरी रह जाती है। एक इतिहासकार का काम केवल जमीन खोदना नहीं है, बल्कि उस खुदाई से निकली चीज को उसके सही समय और सही भूगोल के संदर्भ में रखकर पढ़ना है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अतीत केवल बीती हुई घटनाओं की कोई पुरानी किताब नहीं है जो किसी पुस्तकालय में धूल खा रही हो। बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली वैज्ञानिक जांच है। जिस तरह से हम जमीन के नीचे दबे सिक्कों और कूड़े के ढेरों से उस दौर के आम इंसान की जिंदगी का सच निकालते हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं वो कल कैसे पढ़ा जाएगा। बहुत गहरी बात है ये। हमारे आज को समझने के लिए और कल के लिए बेहतर फैसले लेने के लिए हमारे कल का ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं इस चर्चा का अंत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ करना चाहूंगी। बताइए। इतिहास ना कभी रुकता नहीं है। आज से ठीक 1000 साल बाद, मान लीजिए साल 3020 में, अगर कोई भविष्य का पुरातत्ववेद आज के हमारे समाज का इतिहास खंगालना चाहे तो उसके लिए प्राथमिक स्रोत क्या होंगे? क्या होंगे? क्या वो जमीन के नीचे दबे स्मार्टफोन्स के मदरबोर्ड होंगे? क्या वो समुद्र के तल में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होंगी? या फिर किसी बर्बाद हो चुके सर्वर में छिपा इंटरनेट का कोई डिजिटल आर्काइव? जरा सोचिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जब वो भविष्य के इतिहासकार हमारे उस डेटा या कूड़े का विश्लेषण करेंगे तो वो हमारे बारे में क्या कहानी बुनेंगे? क्या वो हमारे सच को देख पाएंगे या सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमने जानबूझकर सोशल मीडिया पे दिखाया है? हम इतिहास में कैसे याद रखे जाएंगे? उफ, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला और बहुत गहरा विचार है। हम आज जो भी कर रहे हैं वो कल किसी के लिए खुदाई का स्रोत बनने वाला है। हमारे श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं।
अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से ज्ञान और अतीत की परतें खोलने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। तो हमने आज हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, इसके बारे में जाना। और हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिले चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल है। हम्म। क्या आप जानना चाहोगी कि पुरानी चीज़ों की एज हिस्टोरियंस कैसे पता करते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब ना एक बहुत ही कमाल के साइंस कॉन्सेप्ट में छिपा है। मतलब कुदरत ने पहले से ही हर जिंदा चीज के अंदर एक इनविजिबल क्लॉक या कहीं की अदृश्य घड़ी फिट कर रखी है। इनविजिबल क्लॉक, मतलब ये सुनने में थोड़ा साईफाई लग रहा है पर। हम्म, थोड़ा है, पर इसे पढ़ने का जो तरीका है ना, उसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग। हम्म। तो अगर हम इस घड़ी की बात करें तो मुझे एक स्पंज का एग्जाम्पल याद आता है जैसे। हाँ हाँ, स्पंज वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है इसके लिए। जब तक कोई पेड़ या जानवर जिंदा रहता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लगातार कार्बन सोखता रहता है, एक स्पंज की तरह। एकदम सही पकड़ा। और जो कार्बन हम सोखते हैं, उसमें ज्यादा हिस्सा तो कार्बन 12 का होता है, जो कि पूरी तरह स्टेबल है। राइट, स्टेबल होता है। पर ना उसमें एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का भी होता है। अच्छा, तो जब तक हम जिंदा हैं मतलब हम एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में हैं, राइट? हाँ, हमारा कार्बन 14 रिचार्ज हो रहा है। बिल्कुल रिचार्ज हो रहा है। पर जैसे ही मौत होती है तो वो स्पंज वाला काम बंद हो जाता है। हाँ, नया कार्बन लेना बंद कर देते हैं। हाँ, और यहीं से ना असली स्टॉप वॉच शुरू होती है। ओ, मौत के बाद शुरू होती है। हाँ, क्योंकि शरीर में जो स्टेबल कार्बन 12 है वो तो वैसा ही रहेगा, पर जो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है वो अनस्टेबल होता है। तो मौत के बाद वो धीरे धीरे टूटकर नाइट्रोजन 14 में बदलने लगता है। जिसे साइंस में डीके होना कहते हैं, राइट? बिल्कुल डिके होना। तो साइंटिस्ट बस ये देखते हैं कि किसी पुरानी हड्डी में स्टेबल कार्बन के मुकाबले अब कितना रेडियो एक्टिव कार्बन बचा है, और बस रेशो निकालकर प्रिसाइज टाइम पता चल जाता है। अरे वाह, मतलब ये तो एक टाइमर की तरह हो गया। पर किसी भी टाइमर का फायदा तभी है ना जब हमें उसकी स्पीड पता हो, वरना एज कैसे निकालेंगे? सही सवाल है। इसकी स्पीड बहुत फिक्स होती है, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ? हाँ, कार्बन 14 की हाफ लाइफ लगभग 5730 साल होती है। 5730? मतलब अगर किसी हड्डी में मान लीजिए 100 ग्राम कार्बन 14 था तो 5730 साल गुजरने के बाद वो 50 ग्राम बचेगा। एकदम सही। और उसके अगले 5730 साल बाद, मतलब करीब 11,000 साल बाद, वो उस 50 का भी आधा रह जाएगा। बस 25 ग्राम बचेगा। हाँ, और ऐसे ही आधा होता चला जाएगा। पर एक सेकंड, यहाँ एक कैच है। अगर ये पूरी प्रोसेस सांस लेने या खाना खाने पर टिकी है तो मतलब हम किसी पत्थर के औजार की अमर तो नहीं निकाल सकते ना इससे? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि पत्थर तो कभी जिंदा ही नहीं था, उसने एनवायरनमेंट से कार्बन कहाँ सोखा? बिल्कुल, हम रेडियो कार्बन डेटिंग से सिर्फ उसी चीज की उम्र जान सकते हैं जो कभी ऑर्गेनिक थी। जैसे हड्डियां या लकड़ी वगैरह? हाँ, लकड़ी, बीज, सूती कपड़े के टुकड़े, इन सब की आप सीधे किसी पत्थर या तांबे के सिक्के को डेट नहीं कर सकते। तो फिर इन पत्थरों या पुराने बर्तनों की उम्र कैसे पता चलती है? मैं हमेशा सोचता था ये। उसके लिए ना आपको उस पत्थर या बर्तन पर कोई ऑर्गेनिक चीज ढूंढनी पड़ेगी। ओ, कोई रेजिड्यू वगैरह चिपका हो जैसे? हाँ, जैसे किसी भाले के पीछे बंधी लकड़ी मिल जाए, या मिट्टी के बर्तन के अंदर जले हुए खाने का कोई बायोलॉजिकल अंश चिपका मिल जाए। अच्छा, तो उस खाने की एज निकालकर हम इनडायरेक्टली बर्तन की एज का अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल, इनडायरेक्टली बर्तन की उम्र भी पता चल जाती है। समझ गया। पर रुको, अगर कार्बन 14 हर 5700 साल में आधा हो रहा है तो एक टाइम तो आएगा ना जब नापने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। मतलब अगर हमें करोड़ों साल पुराना डायनासोर का फॉसिल मिले तो उसमें तो कार्बन 14 जीरो हो गया होगा। जीरो हो चुका होगा। ये टेक्निक सिर्फ करीब 50,000 साल पुरानी चीजों तक ही काम आती है। सिर्फ 50,000? तो उन करोड़ों साल पुरानी चीजों का क्या करते हैं फिर? उसके लिए हम दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम आर्गॉन डेटिंग। अच्छा, पोटेशियम। उसकी हाफ लाइफ 1 अरब साल से भी ज्यादा होती है। तो ज्वालामुखी के फटने पर जो लावा ठंडा होकर चट्टान बनता है ना, उसमें मौजूद पोटेशियम धीरे धीरे आर्गॉन गैस में बदलता है। मेक सेंस। तो गैस निकल के आगे निकल आती है। बिल्कुल, और उसी चट्टान की परतों के बीच दबे डायनासोर की भी। बढ़िया। पर वापस उस 50,000 वाली लिमिट पर आते हैं। ये कार्बन डेटिंग इन 50,000 सालों में कितनी एक्यूरेट रहती है?
मेरा मतलब है इतने सालों में हड्डी मिट्टी में दबी रही होगी, उस पर दुनिया भर की गंदगी लगी होगी ना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। हाँ, क्योंकि कंटामिनेशन हो सकता है। बिल्कुल। अगर खुदाई के टाइम किसी इंसान के हाथ का तेल भी उस पर लग जाए ना, तो उसमें आज का नया कार्बन मिक्स हो जाएगा। ओ भाई, और नतीजे गलत आएंगे। और उससे भी बड़ी बात, इन 50,000 सालों में हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 का लेवल कभी एक जैसा नहीं रहा। अच्छा, वो भी ऊपर नीचे होता रहा। हाँ, सूरज की किरणों और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से। तो फिर साइंटिस्ट ये कैसे पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले हवा में असल में कार्बन था कितना? यहीं पर ट्री रिंग्स काम आते हैं, मतलब पेड़ों के छल्ले। ओह हाँ, पेड़ हर साल अपने तने में एक नया रिंग बनाते हैं। हाँ, और वो छल्ला उस साल की हवा में मौजूद कार्बन को अपने अंदर लॉक कर लेता है, एकदम टाइम कैप्सूल की तरह। क्या बात है! तो पेड़ों ने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है अपने अंदर। बिल्कुल। उसी हजारों साल पुराने रिकॉर्ड को चेक करके साइंटिस्ट अपने रिजल्ट्स को कैलिब्रेट करते हैं। ये तो कमाल है। और मैंने सुना कि एएमएस मतलब एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम की भी एक नई टेक्निक आई है। ये क्या करती है? हाँ, पहले ना कार्बन डेटिंग के लिए हमें बहुत बड़ा सैंपल चाहिए होता था। कई बार तो पूरी की पूरी कीमती हड्डी को जलाना पड़ता था ताकि डीके मापा जा सके। अरे हड्डी जला दी तो बचेगा क्या? वही तो। पर एएमएस टेक्निक ना कार्बन के डीके होने का इंतजार नहीं करती। तो क्या करती है वो? ये एक बहुत पावरफुल मशीन होती है जो सैंपल के एटम्स को एक रेस ट्रैक की तरह बहुत तेज स्पीड पर घुमाती है और फिर सीधे कार्बन 14 के एटम्स को एक एक करके गिन लेती है। सीधे एटम्स को गिन लेती है। हाँ, इसकी वजह से अब इतिहास की उन कीमती चीजों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक चावल के दाने जितना सैंपल या किसी प्राचीन कपड़े का एक धागा ही काफी है। वाह! और एक्यूरेसी भी ज्यादा मिलती होगी। बिल्कुल, पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट। बिल्कुल। और पता है, इस सब को अगर हम ध्यान से सोचें तो एक बड़ा गहरा ख्याल आता है। कैसा ख्याल? सोचिए, आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं, वो सब हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूलर क्लॉक सेट कर रहा है। राइट। और हो सकता है हजारों साल बाद कोई भविष्य का इतिहासकार या साइंटिस्ट हमारी इन्हीं अदृश्य घड़ियों को पढ़ रहा हो और हमारी कहानी जान रहा हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल डिवाइन गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।